अच्छा जी, एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने चेंज करना है, जो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है वो हम अब चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आई कैप ने भी अब चेंज करना शुरू किया है उसको इस दफ़ा से, ठीक है ना। उससे पहले बचपन से जैसे चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, सेटलमेंट डिस्काउंट एक था, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री इन द बुक्स ऑफ सैलरी मैं रात को लिख के लाया हूं आपके लिए। मैं मिसाल के तौर पे, मिसाल भी तो ऊपर लिखे ना, इसको तो मिटा दें अब। ओह, जगह जरा मिल जाएगी ना। ये लेक्चर 116 नहीं था, ये लास्ट नॉर्मल क्लास, क्योंकि अच्छा लड़ाई पै जानी सी। नहीं सर, दरम्यान वाले 15 फिर हमारे कहाँ हैं। अच्छा, लास्ट नॉर्मल क्लास है FR1 वालों की, 100 के बाद वाली, और इंट्रो प्लस R1 वालों की। मैं मानता हूँ 115 आखिरी नहीं था, उसमें तकरीबन 2 लेक्चर्स पास पेपर की डिस्कशन बन रही है, तो कोई बात नहीं है, खैर है, मेहनत करनी है। आप लोगों ने ही इंट्रो प्लस R1 इकट्ठा रखा था, तो शुक्र करें कि सिर्फ 17। ये FR1 वालों को मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया कि थोड़ा सा चलो यार इनके भी दिल लगा रहे, वरना ये शायद 96-97 पे रुक जाते। 2-3 लेक्चर इनके एक्स्ट्रा किसी ना किसी जगह पे, तो आप लोग वही 15 से 20 लेक्चर ही आ गए, कोई इतना नहीं है। वही फर्क जो बेसिक का पढ़ा था या जो बीच में आपने कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा किए थे, तो ठीक, अल्लाह पाक ने आपको पहुंचा दिया। आज वो दिन आ गया कि आप इकट्ठे बैठे हुए, तो शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र करें। अच्छा जी, मैं मिसाल ये इस तरह से बनाई थी दिमाग के अंदर कि 200 रुपए की चीज हमने बेची उधार पे, ठीक है जी। तो एंट्री की हमने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 100 रुपए से, सॉरी 200, ठीक है। फिर हमने डेटर को कहा यार अगर जल्दी पैसे दे दोगे ना तो हम आपको 10 रुपए डिस्काउंट देंगे, परसेंट को छोड़ो, 10 रुपए डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब जब वो घर से निकला तो वो पैसे कितने लेकर निकला? 190। तो हमने एंट्री यही सीखी थी कि बैंक डेबिट 190 से, डेटर क्रेडिट पूरे 200 से होना है, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को क्या कर दो, डेबिट। अब इससे होता क्या था? इससे होता यूं था कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स जो है वो 200 की नजर आती थी, और नीचे जाके एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नजर आ जाता था 10 का अलग से, ठीक है। अब IFRS 15 जो इस दफा आपके पास से चला गया आगे, तो अब ICAP ने भी उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है जो दुनिया के अंदर अब इस्तेमाल होने लग गया है। अकाउंटेंट्स अब ये कहते हैं कि यार ये काम करने की जरूरत नहीं है अब आपको, कि आप ऊपर सेल को ओवरस्टेट और फिर नीचे एक्सपेंस को अलग से लिखें। इस तरह से ना लोग मिस यूज कर रहे थे असल में इस चीज को, ठीक है। उन्हें ये पता है कि जिसको चीज बेच रहे हैं इसको 10 रुपए डिस्काउंट दे देना है हमने, उसने एक्सेप्ट भी कर लेना है और चीजें आ जानी है और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस आना है। उन्हें नजर भी आ रहा होता था ना, तो भी वो सेल 200 पे रिकॉर्ड कर लेते थे ताकि इनकम स्टेटमेंट में ऊपर ऊपर 200 की सेल नजर आए, नीचे एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस भी आ जाता था। तो मिस यूज कर रहे थे लोग। तो फिर अब अकाउंटेंट्स ने क्या कहा है, दुनिया के अकाउंटेंट्स ने, ठीक है, IFRS 15 ने इस तरह से आकर कहा कि अब जो आपको ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस आपको पड़े ना, ठीक है, इसको आप अलग से एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बजाय सेल्स को ही डेबिट कर दें। क्या कर दें जी? ये मुश्किल बात है, आसान है? बात आसान है, सिर्फ हजम नहीं होती ज़रा, क्योंकि हमने सीखा इसको इस तरह से होता है। तो ये मैंने FR1 की क्लास में भी एंड में इसलिए नहीं की थी कि ज़रा एक बार इकट्ठे हो जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है, तो सारे बच्चों को ये बात करना ज़रूरी थी, एंड पे इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आज के बाद आपकी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? सेल्स डेबिट। देखो सेल्स क्या है? इनकम है, बोलो, इनकम का बढ़ना क्रेडिट, तो इनकम का कम होना डेबिट। अच्छा, अब अगर हम सेल्स को ही डेबिट कर देंगे तो ऐसी सूरत के अंदर आपकी 200 की सेल पहले रिकॉर्ड हुई, ये देखो सेल्स क्रेडिट, और फिर सेल्स ही 10 से हो गई डेबिट, तो -10 होकर यहीं पर आपकी सेल्स 190 की हो गई, और ये अलग से नजर नहीं आएगा।
ठीक हो गया, सही है। सेम इज द केस विद, अब ये IFRS 15 में नहीं कवर्ड, वैसे ये IFRS 15 में कवर्ड नहीं है, क्योंकि IFRS 15 जो है ना वो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है और रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है सेलर, ठीक है ना। लेकिन ICAP ने ना FAR 2 के अंदर जब IFRS 15 को भेजा है ना अब, तो उसने इन द बुक्स ऑफ बायर भी इस डिस्काउंट की बात कर दी। असल में शायद वो ये अब चाह रहा है कि जो बच्चों को पहले से हमने गलत पढ़ाया हुआ था, यानी कि जाहिर है सारी दुनिया जैसे पढ़ती थी पहले, अब उसको चेंज करने की तरफ जाया जाए, ठीक है ना। तो फिर ICAP ने ये इन द बुक्स ऑफ बायर की बात भी ऐसे ही कर दी। ये भी सेम है, इधर देखो, हमने चीजें खरीदी थी उधार पे, हमने एंट्री पास की थी, बोले बोले बोले, और ये याद है ना, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, 100 रुपए की मैंने एग्जम्पशन ली थी, ठीक है जी। और हमें कहा गया कि भाई साहब अगर जल्दी पैसे ले आओ तो 5 माफ कर देंगे। हम घर से लेकर कितने निकले, 95, बैंक 95 से क्रेडिट, क्रेडिटर 100 से डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम 5 से करते थे क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पे भी अब स्टैंडर्ड ने कहा कि जैसे वहां पे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को सेल्स को डेबिट कर दिया था ना, तो इसको भी अलग इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय जो परचेज वाला एक्सपेंस है ना उसी को नेट कर दो, कम कर दो। इनकम रिकॉर्ड करना या एक्सपेंस को कम, इधर देखो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना या इनकम को कम करना एक ही बात है। ऐसे ही यहां पर इनकम रिकॉर्ड करना या एक्सपेंस को क्रेडिट कम कर लेना सेम ही बात है, ठीक है। तो फिर परचेजेस को हम क्रेडिट कर लिया करेंगे अब आज के बाद, ठीक है जी, ओके। फर्क कोई नहीं पड़ता, नेट में तो आंसर प्रॉफिट के ऊपर सेम इंपैक्ट है ना, पर ये याद रहेगी बात, ठीक है। तो इसको एज इट इज जल्दी से नोट कर लो, ऊपर वाली एंट्रीज नोट करने की जरूरत नहीं है, बहरहाल करना चाहो तो कर लो बेशक। ये नेट ही कर देते हैं हम, सेल्स को ही नेट कर गए, 200 माइनस 10 इधर हम परचेज को ही नेट कर देते हैं, 100 माइनस 50, ठीक है। पॉज कीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो काम का बहुत है, इसलिए वो पहले बात कर लेते हैं, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा इन फ्यूचर आपको रेशोस की कैलकुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज समझने में, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही अज्यूम किया है सारा डाटा, ये नजर आ रहा है सबको, ये इनकम स्टेटमेंट है हमारी और नीचे बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स 500 की, ये मैंने रात को बैठ के बिल्कुल डाटा अज्यूम किया है, ठीक है। और इससे मैंने आपको कुछ चीज़ें समझानी है, जिसके बाद आपका ये पास पेपर 11 और इस जैसा जब भी कभी सवाल आएगा वो फिर चुटकियों में हो जाया करेगा, ठीक है। रखा इसको आखिरी क्लास में इसलिए क्योंकि अलग थलग सी ये बात थी, उसके ऊपर ज़रा डिस्कशन इसी तरह से थी। बात आसान है, अगर पल्ले पड़ गई तो, ना पल्ले पड़ी तो फिर ब्रेक करके दोबारा समझा दूंगा। अच्छा सुने आप, सिंपल से डाटा मैंने अज्यूम किया सेल्स, क्योंकि सवाल के अंदर ऐसा तो नहीं लिखा होता ना कि इतनी जीपी रेशियो है, इतनी नेट प्रॉफिट रेशियो है, बस कुछ भी है उसके अंदर चेंज ही देखना था ना, ठीक है। अब सेल 500, कॉस्ट ऑफ सेल 290, ऐसे ही अज्यूम करता गया, जीपी 210 आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 110, नेट प्रॉफिट 100 आ गया। बैलेंस शीट बनाना शुरू की मैंने, तो पीपीई 175, फिर इन्वेंट्री 50, डेटर 30, कैश 45, तो टोटल
एसेट्स की साइड होगी 300, इक्विटी 170, इक्विटी में शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अलग करने की जरूरत नहीं थी मुझे। नॉन करंट लायबिलिटी 20 है, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 10 का पड़ा है, जरा ना यूज हो रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने सिर्फ ये ध्यान रखा ये डाटा लेते हुए कि जो हमारे सवाल में बातें यूज हो रही हैं वो कोई ना कोई फिगर के अंदर पड़ा हो बस। पर आपने इस तरह से नहीं बनाना डाटा ऐसा सवाल करने के लिए, आपको तो आज सिखा दूंगा कि करना क्या आपने, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर 100 और ये हमारी बैलेंस शीट है। सबको एंड तक नजर आ रहा है पूरा सवाल? हमारा सवाल इधर इधर है, ठीक है आमिर भाई, एंड तक नजर आ रहा है ना? ओके, कोई नहीं, जो डाटा उठाऊंगा वो यूज करूंगा, वो दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये 6 रेशियोज ने देख लें सर सवाल के अंदर, ये 6 रेशियोज की बात की है उसने पास पेपर 11 में। जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, ये बात करना वैसे मैं भूल गया, वैसे क्लासेस के दौरान मैंने की हुई है ये बात, लेकिन पता नहीं मैंने ऊपर शायद मैं लिखना भी भूल गया हूँ। एक बात यहीं पे सुन लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। वो जो रिटर्न ऑन एसेट हमने पढ़ा था ना, रिटर्न ऑन एसेट, उस वक्त शायद मैंने क्लास में बोला भी था, किसी एक क्लास में बोला होगा, बहरहाल क्योंकि सब में नहीं बोला हुआ इसलिए मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन एसेट्स में हम पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट भी कर सकते हैं, पीबीआईटी ओवर एवरेज नॉन करंट एसेट्स भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ टोटल एसेट पे सिर्फ नॉन करंट एसेट्स भी लिए जा सकते हैं। कौन सा कब लेंगे? जब सवाल बदल दे, वरना हमारा फॉर्मूला वही है, हम हमेशा टोटल एसेट्स को देखते हैं। अगर कभी सवाल खुद कह दे कि जी आप मुझे रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स निकाल दें, तो कोई मसला नहीं है भाई, हम पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स कर देंगे, एवरेज नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और ये बात मैंने आपको दिखाई नहीं है, अभी मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। वो जहां पे हमारे पहले सवाल की इंटरप्रिटेशन वगैरह चल रही हैं, फॉर्मूलाज वगैरह लिखे होते हैं, कौन सा सफ़ा है पता नहीं, अब बहरहाल आई एम गोइंग, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये यहीं कहीं होगा 660, लें जी। इंटरप्रिटेशंस कहाँ है? इंटरप्रिटेशन तो यहाँ पे है ना, वहाँ पे भी लिखा हुआ था, ये देखें, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट के नीचे एक छोटी सी बात लिखी है, टोटल और नॉन करंट एज यू विश, ठीक है। अब आपकी विश तो वही है जो आपको करवा दी थी, टोटल एसेट्स, क्योंकि मेरी पसंद भी यही थी, आपकी पसंद भी यही थी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये पेज नंबर भाई 667 है जी। रिटर्न ऑन एसेट्स नंबर 3 पे 667 पे बुक्स में मिल गए, सबको मिल गए। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूं, देखो लिखा हुआ है रिटर्न ऑन एसेट के नीचे लिखा हुआ है टोटल और नॉन करंट एज यू विश, मिल गया सबको? पेज नंबर 667 पॉइंट नंबर 3 है सब इधर ही? ओके, तो टोटल या नॉन करंट एसेट एज यू विश, हमने क्या विश किया था फिर? बताया ही नहीं था ये, पहले तो बताओ, बंदा ऐसे परेशान कंफ्यूज हो जाता है। अब पक्का बताया हमें क्या? पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स, लेकिन ये पता लग गया कि पीबीआईटी ओवर एवरेज नॉन करंट एसेट्स, सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के भी हम ये रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन वो कब निकालेंगे? जब सवाल स्पेसिफिकली कहेगा, वरना हम हमेशा एवरेज टोटल एसेट्स ही लिया करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा, अब हमारे सवाल के अंदर, सवाल में उसने रिटर्न ऑन, वापस आ जाए अपने सवाल पे, जी पहुंच गए सवाल पे सब? अच्छा जी, मैं कह रहा था कि सवाल के अंदर अगर आप पढ़ें, सवाल के अंदर पढ़ें, जो जो रेशियो उसने कैलकुलेट करने के लिए कही हुई हैं, उसके अंदर उसने क्या नाम इस्तेमाल किया रिटर्न ऑन एसेट के लिए, तो फिर हमें भी नॉन करंट एसेट ही यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है, सही है। तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीबीआईटी ओवर एवरेज नॉन करंट।
अच्छा, मैंने एवरेज की टेंशन भी कोई नहीं रखी थी, मैंने सवाल जो बनाया इसमें सिर्फ एक बैलेंस शीट रखी हुई है, इसलिए एवरेज करने की जरूरत नहीं है, बस क्लोजिंग यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ने जो 6 रेशोज कही थी, मैंने अपने इस अज्यूम्ड डाटा से वो आपके लिए निकालनी है। आपने पर्चे में सब नहीं करना है, तो आज सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है। जीपी रेशो, जीपी रेशो कैसे निकलती है बताओ जल्दी से। जीपी रेशो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ग्रॉस प्रॉफिट 210, नेट सेल्स, जब रिटर्न ना गिवन हो तो नेट सेल्स, यही सामने गिवन ये नेट सेल्स ही है, ठीक है। परसेंटेज कितनी आ गई 42%। नेट प्रॉफिट रेशियो 100 ओवर 500 20%। करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ये पड़े हैं सारे मेरे, करंट एसेट्स ये सारे हैं। करंट एसेट्स इनका टोटल कितना होता है 50 जमा 30 80 जमा 45 125, 125 बटा करंट लायबिलिटीज, ये नीचे 110 की पड़ी हैं, ये दोनों ही करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये 125 और ये 110, तो ऐसे ही मैंने करंट रेशियो निकाली हुई है। ये नजर नहीं आ रहा यार, इसको ना हटा ही देते हैं, ऐसे ही कंफ्यूज नजर, ठीक है। समझ आ गई ना, गुलदारा तो नजर आ रहा है ना, डिब्बा नजर आ रहा है, डिब्बा नजर आ रहा है। ये करंट एसेट्स 125, करंट लायबिलिटीज 110, 125 बटा 110 1.14। फिर स्टॉक टर्नओवर, अब मेरे जहन में आया नहीं मुझे तो पहले रेशियो आती है डेटर ओवर, डेटर ऊपर होते थे वो तो होता था डेज वाला, फिर इन्वेंट्री ऊपर डेज वाला, टर्नओवर में इन्वेंट्री नीचे आ गई और कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे याद किया मैंने फॉर्मूला, मैंने बचपन में ऐसे ही याद किया था। मैंने कहा था सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना पहले वाला डेटर वाला, उससे बाकी 3 निकल आए। वर्किंग कैपिटल वैसे आसान है और टर्नओवर में उसी को उल्टाना है, तो एक ही याद रखा हुआ था मैंने भी, देखो ठीक है ना। अब स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज टोटल एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज की टेंशन ही कोई नहीं है, एक ही साल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल है 290, कॉस्ट ऑफ सेल ये पड़ी 290 और इन्वेंट्री 50, तो 290 बटा 50 5.8, ठीक है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट है ही कोई नहीं, मैंने इंटरेस्ट रखा ही नहीं, तो वही पीबीआईटी, वही बस, अब इंटरेस्ट नहीं है तो यही पीबीआईटी है ना, ठीक है। तो 100 का पीबीआईटी आ गया, 175 नॉन करंट एसेट 175 पीपी, ठीक है ना, 57% आ गया। और क्विक रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स 125 में से 50 इन्वेंट्री माइनस कर दी हमने, डेटर तो पड़े रहते हैं ना, ठीक है। तो ये 0.68 क्विक रेशियो आ, ठीक है। इनको इकट्ठा रख देता वैसे मैं, चलो बारह में उन्होंने भी तरतीब ये रखी हुई, इसलिए मैंने भी ये रख दी। अच्छा, अब मेरा सवाल मासूमाना सा, मेरा सवाल मासूमाना सा, अगर ऊपर रेशो नजर आ रही है आपको जीपी रेशो, अगर इस जीपी रेशो में न्यूमिरेटर बढ़ जाए तो रेशो, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो 8वीं 9वीं वाले बच्चे की मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने कहा मासूमाना था। इससे भी शायद 5वीं 6वीं वाले बच्चे को भी समझ आ जाए। न्यूमिरेटर बढ़ेगा तो रेशो का आंसर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर न्यूमिरेटर कम हो जाए आंसर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर, ये वाह, अभी सारा सवाल कितने नंबर का सवाल है, ये 17 नंबर का सवाल, वाह से ही होना है, ठीक है। अगली बात मैंने करनी है, वाह तो तब निकले, फिर आह निकलेगी आप लोगों के मुंह से। सुने, ब्रेक नजदीक है, ब्रेक नजदीक है, चुप कर दे, पढ़ना नहीं पढ़ना। न्यूमिरेटर अगर बढ़ जाए तो रेशो, न्यूमिरेटर कम हो जाए तो रेशो, डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो और डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। बाद में लिखना, अभी सिर्फ देखो। न्यूमिरेटर अगर कम हो तो रेशो कम होती है, न्यूमिरेटर बढ़े तो रेशो, यानी डायरेक्ट रिलेशन हो गया। डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। अब कभी ऐसा भी होता है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में चेंज आ रहा है, अगर तो वो चेंज डिफरेंट है तो फिर तो यही उसूल लग जाएगा। जैसे न्यूमिरेटर में चेंज कम है और डिनोमिनेटर में ज्यादा, तो हम यूं कहेंगे ना डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और न्यूमिरेटर में चेंज ज्यादा है डिनोमिनेटर में कम है, तो हम यूं कहेंगे ना न्यूमिरेटर बढ़ रहा है। इसका नहीं बात समझ आई, कुछ किसी एक को तो समझ नहीं आई होगी, जिसका ध्यान थोड़ा सा वॉन्डर कर रहा होगा। आगे समझिए बात।
अब फिर सुनो जरा, ध्यान से बैठो, ध्यान से। मैंने ये कहा, ये तो समझ आता है। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्केप दबाना पड़े, कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। न्यूमिनेटर में पड़ा था 50, डिनोमिनेटर में पड़ा है 70। दोनों पे मैंने कहा अगर न्यूमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो बढ़ जाएगी, न्यूमिनेटर कम हो तो रेशो कम हो, डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशो कम हो। उलट हो गया ना, डिनोमिनेटर कम हो तो, ये तो बात समझ आती है, ठीक है ना। अच्छा, इससे भी आधे से ज्यादा आंसर तो निकल आने थे। एनीवेज, मुश्किल बात की तरफ जाते हैं अब, थोड़ी सी मुश्किल, एक स्टेप आगे। मैं कहता हूं दोनों में ही चेंज आ गया, न्यूमिनेटर भी बदला, डिनोमिनेटर भी बदला, ठीक है, लेकिन डिफरेंट अमाउंट से बदला, फिर भी टेंशन कोई नहीं है। क्यों? मिसाल के मैं कहता हूं जी न्यूमिनेटर 20 से बढ़ा, डिनोमिनेटर 30 से बढ़ा, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर ही बढ़ा है ना, तो उसूल वही चला गया, ठीक है। या इसके उलट सोच लें, न्यूमिनेटर 30 से बढ़ा, डिनोमिनेटर 20 से बढ़ा, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे 10 से न्यूमिनेटर। तो ये अगर डिफरेंट होंगे फिर भी टेंशन कोई नहीं है, फिर भी यही वाला रूल लग जाता है, जो चीज ज्यादा बढ़ रही है कम हो रही है वही वाला सूल लग जाएगा। आपको मसला, आधे से ज्यादा सवाल इससे आंसर हो जाना था, लेकिन अब मैं मुश्किल वाली बात करने लगा हूं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके, अज्यूम ये करंट एसेट्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज हैं, मानते हो? करंट रेशो निकालते हैं जरा, पहले पुराने वाले निकालो, 50/70, 50/70 पुरानी रेशो 7 हो गया। अच्छा, अब दोनों 20/20 से बढ़े, हो नहीं सकता, इसका टोटल बताओ ना। एक मिनट में समझ आ गई, मैं थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा देता हूं। आप लोग करीब करीब आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब एग्जैक्ट 2 डेसिमल तक बताना है, ठीक है ना। ये चलो 30, ज्यादा नहीं, 30 और 30। अच्छा मुझे बताओ 50/70 कितना था? मैं उधर एक बात बताऊं, मैं यहां हाथ रख रहा था जरा, आप यहां जी 50 और ब्रेक करते हैं जी 0.71 0.71, ठीक है, 718, ये हो गया ना। ये सिर्फ इसका था पुरानी रेशो। अब हमने कहा न्यूमिनेटर भी बढ़ा, सुन लो, बीच में लुकमा दिया करो, न्यूमिनेटर भी बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा, लेकिन सेम हो, डिफरेंट से बढ़ते तो फिर तो यही उसूल लग जाता, सेम अमाउंट से बढ़ गए, रेशो 0.8 हो गई, मतलब रेशो इंक्रीज हुई है। अब जरा गौर से देखो हुआ क्या, लोअर साइड जो है ना, लोअर साइड ये उसकी तरफ खींच के ले गया। न्यूमिनेटर बढ़ा करता था तो रेशो बढ़ती थी ना, बात समझ रहे हो? न्यूमिनेटर बढ़ा करता था तो रेशो बढ़ती थी ना, दोनों सेम से बढ़े तो ये उसी तरफ खिंच गया। प्रूफ करते हैं इसके अलावा, कोई और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं जी 100/, लेट्स से 80 था, करंट रेशो बताओ, करंट रेशो 1.25 है। अच्छा, अब सेम डाटा मैं नहीं रख रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर अमाउंट बढ़ाते हैं, 30 से ही बढ़ा देते हैं, चलो दोनों तरफ, +30 +30 1.1 कम हो गया। ये एक अजीब बात नहीं है, ये अजीब बात नहीं, देखो और 30 है यार, ये ले, ये देखो, ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं है। 30 बढ़ा प्लस, इस केस में सेम रेशो इंक्रीज हो गई, यहां भी वही 30 बढ़ा तो इस दफा भी इंक्रीज ही होती। अब ये बात समझ आई है? अगर न्यूमिनेटर कम है और वो बढ़े तो रेशो बढ़ती है ना, ये असूल उस तरफ खींच के ले गया इसको, उसूल इस तरफ खींच के ले जाएंगे कि सेम अमाउंट से भी हो ना तो फ्रैक्शन में जो लोअर साइड है ना उसको बढ़ाने वाला रूल लगा दो।
फिर समझो एक बार, ये बस यही बात, ये सबसे मुश्किल बात है, वरना आधे से ज्यादा सवाल तो वैसे ही हो जाना था उन सिंपल 4 असूलों से। मैंने कहा ये भी रिक्शे में ऊंट बिठा ही दूं, ठीक है, मुश्किल था तो ये पॉइंट समझाना मुश्किल था, रिक्शे को ऊंट में बिठाना और ये पॉइंट समझाना एक जैसी बात थी, ठीक है ना। बहरहाल ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपकी जान छूट जाए, वरना आपको हर मौके पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये वाली की हुई मेहनत आपको बहुत ज्यादा काम आती रहेगी अगर इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है तो। इसलिए बड़े ध्यान से, पहले सिंपल वाली बात, न्यूमरेटर बढ़े तो न्यूमरेटर कम हो तो रेशो कम होगी, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम हो जाएगी, और डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेंज है लेकिन डिफरेंट है तो भी वही उसूल, जिस तरफ ज्यादा होगा वो सुकून से लगा लेंगे। मसला आएगा इधर, जैसे मैंने पहली बार लिखा सेम अमाउंट से, तो सब बच्चों ने क्या कहा, नो चेंज। जब चेक किया तो चेंज तो आ रहा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम अमाउंट से चेंज आ रहा है तो फिर लोअर वाली चीज को पकड़ लो और इसको मत देखो, इसको देखो। इसमें इंक्रीज आए तो रेशो ने बढ़ना है, इंक्रीज, ठीक है। सेम अमाउंट है, पहले सेम अमाउंट है, बढ़ने वाली अमाउंट सेम है, लोअर को पकड़ लो, लोअर में इंक्रीज आने से रेशो डिक्रीज हो जाती है, ये असूल पूरा हो, ठीक है ना। अब जरा इसको 1 मिनट देख लें, नोट शोट कर लें, फिर सवाल भी पूछ सकते हैं आप जितनी बार। ये है टोटल असूल, ये 4 असूल बन गए। पहले इधर देखो, पहले देख लो, न्यूमरेटर कम हो तो रेशो, न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल था। इफ बोथ न्यूमरेटर, तस्वीर खींच लेना यार, पहले समझते लो भाईजान, मैं मौका दूंगा, जितने तक नहीं कहोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, तस्वीर मत खींचो, समझ तो लो। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज विद सेम अमाउंट, इट विल इंक्रीज लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन। अगर, अच्छा ये मैंने इंक्रीज और डिक्रीज की बात अलग अलग की है, लेकिन समझा मैंने सिर्फ इंक्रीज से ही दी है, ठीक है ना। अब हमने चूंकि ये इंक्रीज वाला समझा है, ठीक है ना, तो जरा इसी को, ये नंबर 3 अप्लाई हो गया, इधर भी और इधर भी चेक करो। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज, हमने इंक्रीज वाला लिया था ना एग्जाम्पल में, ठीक है, इट विल विद सेम अमाउंट इट विल इंक्रीज लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन मोर। यूं मैंने आसान करके लिखा, मुझे और मोर प्रोपोर्शनेटली लिख लें या मोर काफी है, समझ आ रही है, ठीक है। मतलब दोनों सेम से इंक्रीज हुए तो जो लोअर साइड है उसको ज्यादा बढ़ा, तो इसको भूल जाओ, तो यूं बस ऊपर वाले देखो, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ जाएगी। और अगर दोनों का इंक्रीज सेम था, ठीक है, तो किसको, लोअर को उसने, इधर लोअर कौन सा था, डिनोमिनेटर, इसको भूल जाओ, डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशियो को डायरेक्ट लिख लिया हमने, ठीक है। तो समझ आ गई। डिक्रीज के लिए रूल बनाऊं या काम समझ आ गया, समझ आ गया। नहीं, डिक्रीज को भी कर लेते हैं, अच्छा समझ आ जाएगा, डिक्रीज को भी कर लेते हैं, 1 मिनट ही तो लगना है, 1 मिनट ही तो लगना है। हमारी करंट रेशियो ही, चलो कोई एक रेशियो चल रही थी, करंट रेशियो है जी 50 डिवाइडेड बाय 120, कितनी है जी, 0.42। अच्छा, अब हमने डिक्रीज करना है, अच्छा -20 अच्छा कैलकुलेट ना करो प्लीज, एक मिनट कैलकुलेट ना करो, पहले उसूल बनाते हैं ना, जो बनाया उसूल को अब आजमा लेते हैं ताकि पता तो लगे फायदा क्या हो रहा है हमें, ठीक है जी। लोअर साइड है ऊपर, इसको छुपा ले। न्यूमरेटर कम हो तो रेशो, न्यूमरेटर कम हो तो रेशो ने कम होना है। अब चेक करो, 0.3 हो गया ना, सही है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल बनाते हैं। हमारे करंट एसेट्स हैं लेट्स से 125, करंट लायबिलिटीज हैं हमारी लेट्स से 55, ऐसे ही अज्यूम किया मैंने, ठीक है। तो बताओ जी करंट रेशो 2.27 था, अब डिक्रीज करना है, ऐसे ही मैंने 25 डिक्रीज कर दिया, इधर से भी और इधर से भी। अभी कैलकुलेट नहीं करना, अभी छुपा लो लोअर साइड, ये है ना, छुपा लो इसको। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम, तो रेशो बढ़ेगी। अब चेक करो जरा, 120 डिवाइडेड बाय 30 बन रहा है, कितना, 3. अब बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसको तस्वीर बनानी है, तस्वीर बना लो, नोट करना है तो नोट कर लो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं एक काम कर लेते हैं,
पहले ना ये सवाल पे अप्लाई कर लेते हैं इसको, पूरा सवाल एक बार कर लूं, उसके बाद मैं ब्रेक करके इसको छोड़ दूंगा, जो नोट करना चाहे वो नोट भी कर लेगा। क्या ख्याल है? ये दे दूंगा, ठीक है ना, कहीं नहीं जाता, ये आपके लिए लिखा है, ये मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी लिखने की, आपके लिए लिख के लाया हूं प्लीज, इसलिए जरा आप चलते हैं आगे। समझ आया है? या जरा साथ हो जाओ, उठो उधर से, तुम उठो उधर से, हाँ इधर आ गया, पहली रो में आओ, और साथ हो जाओ, यहां से नजर आ रहा है ना क्लियर? एक बच्चा दे, दूसरी रो वाले साथ हो जाओ, तुम भी उठो वहां से, जल्दी से दूसरी रो में आओ, दूसरी रो वालों, 2 बच्चे बिठाने हैं तुम लोगों ने, शाबाश, हिम्मत करो थोड़ी सी, तुम भी आ जाओ, सॉरी आप भी आ जाएं, 2 बिठाने में तुसी नाल नाल ना हो जाओ, कहना परे परे हो जाओ बेटा, नहीं दूसरी रो में चलो, जज़ाकल्लाह यार, जीते रहो, खुश रहो, बात रहो। ये बहुत तंग हो रहे थे पीछे, ये बहुत ही तंग हो रहे थे, इनकी दुआएं भी लगेंगी तुम्हें। अब अगला टारगेट है तुम्हारा, तुम सही है वैसे, तुम अच्छी जगह पे, तुम मेरे वाली सीट पे बैठे हो, नजर नहीं आया, करते हैं तुम्हारा भी नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी ऐसी सीट पे बैठता था, आखिर मुझे सही नजर आता था। जब कोई बच्चा कहता था ना क्लास में तो नजर नहीं आ रहा, तो मेरे उस्ताद एक अभी भी हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत है, वो कहते थे कि या तो ए मौलवी साहब के अखां दा इलाज कराइए, तो या फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ करा लीजिए। मैं उनसे पीछे बैठ के सही देख रहा होता था ना। अच्छा अच्छा जी, इधर देखें, पता है मुझे टाइम्स में आता है, यहां पे मैंने आंसर लिखना है, इसलिए जरा इसको मिटा देते हैं और रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल जबानी करके देखते हैं, जहां पे समझ ना आए ना वहां पे बेशक अप्लाई कर, जहां पे ना कुछ चीज अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स लगे ना, वहां पे ये डाटा अज्यूम किया हुआ है ना, ऐसा कोई डाटा पर्चे में अज्यूम करके 2-4 फिगर्स ही होती है ना, कर भी सकते हैं, लेकिन जो मुश्किल लगे उसकी केस में, ठीक है ना। अच्छा अब एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम, भाई नजर आ रहा है एंड वाले भाई, अभी सही है, गुजारा हो जाएगा, मैं पहली लाइन भी ऊपर ले जाऊंगा अभी, ठीक है ना, पहले पढ़ लें। एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 इन ऑर्डर टू शो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब कहता है जी उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने सोचा है पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है वैसे, अब ये 5% डिस्काउंट वैसे तो सेटलमेंट डिस्काउंट ही है ना, बोलो, सप्लायर को फटाफट पैसे दिए हैं, क्यों? ताकि डिस्काउंट रिसीव इनकम हम बुक कर सकें, ऐसा ही है ना। ऊपर लिख लेते हैं ताकि नीचे कुछ और लिखने की जगह हो तो जी। ये कौन सा क्या चीज है जी? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, लेकिन हमने उसूल बदल लिया, आज हमने इसी को क्या कर देना है, परचेज में, हाँ परचेज को करना है क्रेडिट यानी कम, बस अब ये चीज हमारे जेहन में रहे कि परचेज ने क्या होना है, क्रेडिट यानी कम, ठीक है। अच्छा अब परचेज ने कम होना है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्रेडिटर को कम किया है और एक और लायबिलिटी सर ले ली है। सेम अमाउंट है या डिफरेंट है? ये यहां से समझो, ये बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये क्रेडिटर था। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी कि बैंक से लोन लेता हूं और क्रेडिटर को पे कर देता हूं, क्रेडिटर 100 से कम हुआ, बोलो बैंक से कितने पैसे लिए? 100 नहीं ना लिए, यही तो बात समझाना चाह रहा था। अगर 10% वैसे ही 10% 5% है, अच्छा 95 कर देता हूं यार, कोई बात नहीं थी यार, माफ कर देते यार,
ये बात समझ आई अब? उसने क्या कहा? उसने कहा हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है पे करने के लिए क्रेडिटर को, ताकि 5% डिस्काउंट मिले। मतलब 100 की लायबिलिटी थी, 95 रुपए जाकर पे करने थे ना, तो वो कैश से निकाले नहीं हमने, बल्कि बैंक से उधार ले लिया। तो एक लायबिलिटी कम हुई, दूसरी बढ़ गई। लेकिन जो लायबिलिटी बढ़ी वो बैंक से 95 लिया, जाकर उसको पकड़ा दी, से कहा तुमने 5 तुम्हें माफ कर दिया, और 100 से हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि करंट लायबिलिटी में नेट में 5 रुपए की कमी है। 100 से कम हुई, 95 से बढ़ी, तो नेट में 5 से। अच्छा, अब करंट रेशो हो या क्विक रेशो हो, डिनोमिनेटर में क्या पड़ता है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी नेट में कितने से कम हो गई? नेट में 5 से कम हो गई। 5 से कैसे लिखूं? डिक्रीज लिखूं या वैसे? 5 से डिक्रीज, 5 से कम। ठीक है, एरो का निशान तुम लगा लेना बेटा जी, सही है। 5 से नेट में, नेट में 5 से कम नेट में। ओके, डन हो गया? ये है पूरी बात। बस दो चीजें इसके अंदर, अब दो चीजें इसके अंदर डिफरेंट रेशियोज है ना, मैंने कहा सारी की एक ही बार बात कर दें। पहली बात क्या आई हमारे सामने आई है कि परचेजेस को हमने, अब मिसाल जब ले ही ली है 5 रुपए, तो चलो 5 ही सोच लेंगे ना, वो कोई भी फिगर यार 1 रुपए से भी कम हो रेशन तो फर्क पड़ जाना है। ठीक है ना? अब क्या क्या जी चेंज हो रहा है? एक तो परचेज ने कम होना है, ठीक है, और दूसरा करंट लायबिलिटीज ने 5 से कम होना है। बस यही मैक्सिमम है। अब हर रेशो को देखते जाते हैं और देखते जाएंगे कौन सी रेशो पे क्या असर पड़ना है। जहन के अंदर वो 4 उसूल है। ठीक है, अब सबसे पहले पड़ी है जी जीपी रेशो। जीपी रेशो ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों? थोड़ा सा और ऊपर कर दे यार मंसूर भाई। सुनो 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 बड़े ध्यान से, ये देखो वो सारी मेहनत का समरा मिलने का वक्त आ गया। ठीक है, सुने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है जीपी ओवर सेल। जीपी ओवर सेल। ये जो डिस्काउंट हमें मिला है, इसने किसको हिट करना है? परचेज को, सेल को तो नहीं करना। लेकिन परचेज कॉस्ट ऑफ सेल में बड़ी होती है। परचेज कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो जीपी। अच्छा, अब जीपी ने बढ़ना है या कम होना है? जीपी न्यूमरेटर में पड़ा या डिनोमिनेटर में? एक मिनट मेरे एक बच्चे को शायद समझ नहीं आई। हाँ, समझ आ रही तुम्हें? नहीं, वो पक्की बात है, कहीं खोए हो तुम ऐसे? बोर्ड पे तस्वीर तो नहीं नजर आ रही कोई? सुनो बात सुनो, सवाल हो गया है, सवाल को दोबारा डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी जरा हिम्मत करके सिर्फ 5 से 7 मिनट दे दो। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये सामने रखता हूं मैं, परचेज ने कम होना है तो परचेज कहां पड़ी होती है? कॉस्ट ऑफ सेल। परचेज कम होगी तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल भी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो जीपी। जीपी रेशो में जीपी न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो कम वाला तो कोई नहीं था। आसपास सुन लो, किसी ने कहा हो तो मुझे जरा निकाल के बाहर, और चल जा भाई, ये भी थक गया। इंक्रीज। ठीक है, अगली बात, अब जीपी रेशो बढ़ी है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना। नेट प्रॉफिट रेशो में न्यूमरेटर है, सेल्स पे तो कोई असर पड़ा नहीं है। ठीक है, तो न्यूमरेटर बढ़ा तो इंक्रीज। नहीं समझ आई तो बंदा मानना, ड्रामे ना कर। नेक्स्ट करंट रेशो में करंट एसेट्स पे कोई असर पड़ा है? इसी हमने कैश से पेमेंट ही नहीं की, हमने तो बैंक से पैसे लिए और पे कर दिए। और वहां कहानी समझा आया हूं कि 100 की लायबिलिटी पे कर दी, लेकिन नई लायबिलिटी 95 की पड़ी, तो नेट में करंट लायबिलिटीज कम,
करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में है। अच्छा, अब एक बात सुनो, एक तरीका ये है कि हर रेशियो पे बैठ के डेटा ज्यूम करो और डेटा ज्यूम करके ये आंसर निकालो। आंसर घर पे बेशक निकाल लेना, यही निकलेंगे, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देख लो, आप कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे जी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी जो थी वो 100 कितना था, 125 बटा 110 था, ठीक है ना। अब वो 125 के 125 ही पड़ा है और ये कितना हो गया 100, ये 100 तो पहले से था ना, 10 तो पहले से था ना, तो ये 105 हो गया, ठीक है ना। तो 125 डिवाइड बाय 110 था, वो 125 डिवाइड बाय 105 हो गया, तो आंसर वही आएगा जो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये टाइम बचा रहा हूं आप लोगों का, ये जो सूल लिखाया है ये आपका टाइम कई एमसीक्यूज में बच जाएगा। एमसीक्यूज के अंदर भी इसी तरह से होता है, डेटा ज्यूम करने की बजाय आप डायरेक्ट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल लगाएंगे। तसल्ली के लिए ना घर आजमा लेना हर रेशो को आज, अगर लगे तो उसके बाद फिर उनको याद कर लेना, ठीक है, सही है ना। अच्छा, तो कहां थे हम, करंट रेशो पे। हाँ भाई, करंट एसेट जगह कायम है, करंट लायबिलिटी 5 से कम, डिनोमिनेटर कम हुआ तो रेशो बढ़ गई। कोई जरूरत नहीं है रेशोज निकालने की, उसूल ही पक्के बना लिए हमने, ठीक है। मैंने कोई बात कर दी थी ऐसी। बैंक पहले करंट लायबिलिटीज कितनी थी बेटा, 110, हमने एक 100 की लायबिलिटी पे की और 95 की ले ली, और तो अब कितनी, यहां पर सिफर हो गया, क्रेडिटर सिफर हो गए और 105 बैंक ओडी रह गए, तो यही कहा मैंने, ठीक है ना। अच्छा ओके, देता हूं ब्रेक, देता हूं, लग गई समझ मुझे। अच्छा सुनिए जी, स्टॉक टर्नओवर। अच्छा देखो देखो, स्टॉक टर्नओवर में दो कौन कौन सी चीजें थी, नहीं बच सके। स्टॉक पे तो कोई असर नहीं है इसका, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल पे तो है। अब जरा ध्यान से सोचना है, ध्यान से, परचेज कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, जीपी बढ़ा था, ठीक है ना, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी है इस रेशो में, ठीक है। तो भाई देखो, स्टॉक टर्नओवर की क्या क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर स्टॉक। अब परचेजेस बढ़ी हैं कम हुई हैं, क्रेडिट कम हुई है, परचेज कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हुई। कॉस्ट ऑफ सेल कहां पड़ी है इस रेशो में, न्यूमरेटर अगर कम होगा तो रेशो भी कम होगी। आजमाना है तो आजमा लो, चेक करो 5 रुपए अज्यूम किया ना हमने, 5 रुपए डिस्काउंट, ठीक है, तो 285 बटा 50 करो, कर लो, आजमा लो। हाँ कम हो गई ना, अब कौन आजमाने के ऊपर टाइम लगाए भाई, चेक कर लो। 5 रुपए से ही कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना है ना, तो 5 रुपए से कम करो, 290 पे 285 हो जाएगी, 285 बटा 50 करोगे तो ये रेशो, तो कौन आजमाए भाई, बस पता लग गया न्यूमरेटर क्या हो रहा है, कम, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशो भी कोई कम नहीं, दोनों डिक्रीज। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट नहीं बच पाए इससे भी, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हिट हुआ पड़ा है, ठीक है ना, पीबीआईटी ओवर एसेट्स है। अब पीबीआईटी बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशो बढ़ेगी। कितनी जल्दी हो जाएगा ये सवाल, ये तो सोचा भी नहीं था। ये आखिरी दिन क्यों सवाल कर, बिल्ली को दरख्त पे चढ़ना आखिरी दिन सिखाया, पहले दिन सिखाया तो आप लोग आ जाते, ठीक है। तो इस तरह के काम हैं आज और कल, तो करोगे छुट्टी कल। क्विक रेशो करंट एसेट माइनस, उसको छोड़ो, वो तो वही रहना है, करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आई थी, नीचे करंट लायबिलिटीज कम हुई थी, तो करंट लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो, आजमाना हो तो आजमा लेना, ठीक है। अगला पॉइंट 2, कुछ हमारा स्टॉक ऐसा था जो स्लो चलता था, मतलब बिकता नहीं था। स्लो मूविंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्लो चलता है मतलब, हम गए दुकान पे तो कुछ स्टॉक अच्छा आहिस्ता चल रहा है, बीमार स्टॉक है, स्लो मूविंग का मतलब है क्या, वो बिकता कम बिकता है या बहुत देर से बिकता है। तो हमने कहा यार इससे जान जुड़ाओ, नया स्टॉक लें, जगह भी खाली करें, पैसे भी फंसे हुए हैं, तो जितनी कॉस्ट थी
नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दिया हमने, ठीक है ना, जितने का खरीदा था उतने का बेच दिया। स्लो सेल स्लो मूविंग स्टॉक, बेचने का सोच रहे हैं, ऐसी बात है, वो सोच रहे हैं कि ये काम करने हैं, ठीक है ना। तो फिर हमसे पूछ रहे थे कि क्या क्या होना है, तो हम बता रहे हैं अब क्या क्या होना है, ठीक है जी। सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। मिसाल के तौर पे कौन सा कलर, ये तो नजर ही नहीं आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे वो कह रहा है जी कि हमने एक स्टॉक का आइटम बेचा है, जितनी कॉस्ट थी वही उसकी सेलिंग प्राइस। यानी अगर मिसाल में लूं कि 50 रुपए की वो चीज थी, तो 50 रुपए की बिक गई, 50 ही उसकी कॉस्ट ऑफ सेल थी, ठीक है। अब 50 ही कॉस्ट ऑफ सेल थी, यही मतलब है ना। अब जीपी रेशो जो है उस पर कोई असर इसका नहीं होगा। चेक करना है तो कर लो। प्रॉफिट पे कमाते हैं ना, प्रॉफिट पे कोई चेंज फिर भी कुछ सोचते हैं, ठीक है। जीपी रेशो पे क्या चेंज आना है, जितने की चीज थी उतने की बेच दी, नो गेन। चेक करें, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ये चीज जीपी रेशो में चेंज नहीं आ रहा, जीपी में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जीपी रेशो तो बदल रही है ना। सेल की अमाउंट तो बढ़ गई, आजमा के देख लेते हैं यार, परेशान क्यों होते हो। ये अभी निकाला ना हमने 210/500, ठीक है। अब जरा आंसर बताओ क्या हो जाएगा। 550 में से 290 जमा 50 निकालो, 290 में 50 जमा करो, कितना बनता है, 340। 340 तो बताओ ना बेटा, 290 जमा 50 कितना होता है, 550 में से 340 माइनस करें, 210। अब जीपी सेम रहा, लेकिन जीपी ने जब सेल से डिवाइड होना है तो सेल बढ़ चुकी है। जीपी रेशो क्यों सेम, जीपी क्यों सेम रहा, जितना इधर ऐड हुआ उतना इधर ऐड हुआ, तो जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ आई। तो मसला ये है कि जीपी ओवर सेल जब करना है तो सेल तो 550 हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेल क्या हो गई, 210 बटा, ठीक है। ये मैंने वैसे समझा दिया क्योंकि आपको ना, आपको वैसे समझ नहीं आ रही थी। अब अपने उसूल पे चलते हैं, जीपी रेशो में जीपी ओवर सेल होती है, जीपी पे कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि जितनी सेल थी उतनी कॉस्ट थी। ग्रॉस प्रॉफिट जितना एक प्लस में हुआ ऐड, उतना माइनस वाले में हो गया ऐड, तो जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब न्यूमरेटर सेम रहा, लेकिन सेल तो बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया। डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होती है। तो कहीं फंस जाओ तो ऐसे अज्यूम करके फिगर भी चल सकते हो, लेकिन उसूल फिर भी बचा सकता था आपको, थोड़ा सा सोच लेते थे, ठीक है। चलो, अब मेरे ख्याल में थक गए हैं बच्चे, तो नहीं थके, ऐसा है अभी 15 से 20 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। ब्रेक के अंदर जिन बच्चों को जो नहीं थके वो ब्रेक के अंदर बैठ के इसको पूरा करें, ठीक है। और जो थक गए हैं वो वापस आए और फिर हमारे साथ मिलके पूरा करें इसको, ठीक है। काम काफ़ी है वैसे तो ऐसा करो कि 50 मिनट पे 5, 10, 15, 20 मिनट काफ़ी है। ये सवाल बच्चे कह रहे हैं पूरा करवा के ब्रेक करें। ओके जी, प्लीज प्लीज प्लीज। जॉन भी था, मेरे दिल की बात कह गया, जॉन था, 3-4 बच्चे थे, ठीक है ना। अच्छा ना यार, इसे जान, रेशो एक साइड पे लग जाएगा, फिर आगे कुछ और भी करना है, ऐसा तो 3 दिन लगे रहेंगे हम। मेरी तो तसल्ली जब तक ये चीजें नहीं होनी थी, मैंने रेशो से तसल्ली मेरी नहीं होनी थी। ऐसे ही हर टॉपिक के अंदर मुझे कुछ भी मसाइल होंगे, तो प्लीज। अच्छा जी, सेकंड, अब ये देखो सामने हमारे क्या है जी, कि जी सेल भी सेम अमाउंट से बड़ी, कॉस्ट ऑफ सेल भी, तो जीपी तो सेम रहा,
जीपी सेम है लेकिन सेल बढ़ गई है, जीपी ओवर सेल, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा भाई? नेट प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट सेम रहेगा। एक मिनट, एक अर्ज सुन लें, सेल बढ़ी है मैंने माना, क्या जीपी चेंज हुआ था? तो जीपी तो वही आ रहा है, नीचे एक्सपेंसेस वही हैं, तो नेट प्रॉफिट तो सेम है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सेम था वैसे ही नेट प्रॉफिट, मैं नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट सेम था तो नेट प्रॉफिट भी सेम होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो की तो बात ही नहीं की मैंने। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट सेम है लेकिन सेल बढ़ गई है, तो नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो विल कम, रेशियो विल कम हो। अच्छा, नेक्स्ट करंट वाली रेशियो, तो कैश आ भी तो गया, आपको नहीं उदाहरण भेजा तो डेटर आ गया, लेकिन अज्यूम करेंगे कैश भी बेची है। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं भाई, 50 रुपए की चीज बेची है तो 50 रुपए से इन्वेंट्री कम हो गई, लेकिन कैश भी तो 50 से बढ़ गया। ठीक है, नहीं 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 नहीं, न्यूमिरेटर में ही 50, हमारी एग्जांपल में 50 की चीज हमने बेची है ना, एग्जांपल मैंने जो ले ली 50 से, चल यार एग्जांपल पे आ जा, तू परेशान हो रहा है, आ जा, थक गया तू, मुझे पता है कुछ नहीं होता। 50 से इन्वेंट्री, चलो सिर्फ इत्तेफाक से 50 ही पड़ी थी, एक ही चीज, ये एक ही स्टॉक का आइटम 10 लोगों में बेच दिया, सिफर हो गई इन्वेंट्री, नीचे 50 ऐड हो गया कैश में, कैश 85 हो गया, डेटर 30 पड़े थे, तो टोटल वही 125। अब बोलो कोई फर्क पड़ा करंट एसेट्स में? नेट में कोई फर्क पड़ा है मंसूर? नहीं पड़ा, किसी और को लग रहा हो कि फर्क पड़ा है? इधर देखो ना, हम कह रहे हैं जी हमारी इन्वेंट्री का ये आइटम था 50 रुपए का, बिक गया, तो इन्वेंट्री तो अब नहीं न रही, और कैश में या डेटर में जो भी बढ़ाओगे एक साइड बढ़ी जानी है, तो मैं कहता हूं जी कैश में हमने बेचा था तो 50 से कैश बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 85। अब 85 और 30 वही 125 जो पहले 125 था, तो करंट एसेट जितने पहले थे उतने ही अब हैं, और करंट लायबिलिटीज में तो इसने कोई असर डाला ही नहीं था, तो इस चेंज का करंट रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट वाले भी तो थे ना। समझ आया ये? चलो, स्टॉक टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी है, और अब टेक्निकल हो रही बात, स्टॉक टर्नओवर में ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ सेल है और स्टॉक टर्नओवर में स्टॉक डिनोमिनेटर में है, कॉस्ट ऑफ सेल न्यूमिरेटर में। इसके लिए शायद मुझे वर्किंग पे जाना भी पड़े। बहरहाल कॉस्ट ऑफ सेल में 50 रुपए ऐड हुए और स्टॉक में से 50 रुपए कम हुए, ये तो बड़ा आसान काम हो गया। सेम तो नहीं है, डबल इम्पैक्ट तो नहीं है। सुनो 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 सुनो, कॉस्ट ऑफ सेल 50 से बढ़ रही है, स्टॉक 50 से कम हो रहा है, तो फिर तो न्यूमिरेटर बढ़ रहा है ना, न्यूमिरेटर बढ़ नहीं रहा। चलो चेक करो, अगले 3 निकालो पहले आप, ऐसे तो नहीं चलना, बस थक गए हो ना आप लोग। आपके सामने ये एग्जांपल भी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये ले, ये यार 95 होगा तो 125 बनेगा ना, तो गलत लिख दिया, सही कर देता हूं मैं, लिख में मिटा ही देता हूं। और 95 होगा तो 125 बनेगा ना। हाँ जी बच्चों, भाई एक करके तो फिर मुझे रुक के बताते जाए, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री का, ये इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर इन्वेंट्री।
कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, तो उलट है ना, मतलब न्यूमिरेटर बढ़ रहा है और उल्टा डबल डबल बढ़ रहा है ना, कि वो बढ़ भी रहा है और डिनोमिनेटर कम भी हो रहा है, तो दोनों का इंपैक्ट सेम ही है। न्यूमिरेटर का बढ़ना या डिनोमिनेटर का कम होना ये रेशियो को बढ़ा देगा। अगर नहीं समझ आई तो अज्यूम कर लो 50 कॉस्ट ऑफ सेल में एडेड है, इसको 290 जमा 50 कर लो और इन्वेंट्री में से 50 माइनस होकर 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए रेशियो क्या हो जाएगी, वो इत्तेफाक से मेरी इन्वेंट्री 50 ही पड़ी थी, मैंने अज्यूम 50 कर लिया तो 0 हो गई है, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट देखें जल्दी से। अब जी क्या प्रॉफिट पे कोई असर पड़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे कोई असर पड़ा था? नहीं पड़ा था। जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो तो चेंज हुई थी, पर हमारा, अच्छा थोड़े पहले बच्चे ने कहा हमने अभी तक पढ़ा ही क्या है, मुझे बड़ा दुख हुआ यार, अभी तक हमने पढ़ा ही कुछ नहीं यार, ये कैसे कह लिया तुमने? अच्छा सुने, प्लीज प्लीज वापस आए, वापस आए यार, जब मैंने कह दिया चुप कर जाए तो चुप कर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा? थोड़ी देर पहले आजमा चुके हैं, देख चुके हैं, सामने ही पड़ा है, बार बार दिखाना पड़ता है। जीपी 210 ही है, नेट प्रॉफिट 100 ही है, तो प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ा। तो पीबीआईटी भी तो इसी में ही पड़ा है ना कहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सब कुछ यहीं पे ही है, तो प्रॉफिट में कोई असर नहीं पड़ा। और फिक्स एसेट की तरफ तो कहानी गई ही नहीं, तो ना न्यूमिनेटर में कोई चेंज है ना डिनोमिनेटर में कोई चेंज है, तो नो इफेक्ट। जी उसके बाद आखिरी रेशो कौन सी है, कविक रेशो। कविक रेशो को क्या हुआ है, मेरी एग्जांपल के अंदर 50 कैश बढ़ गया, बोलो। करंट एसेट में 50 बढ़ा है तो 50 कम हो गया। बेटा इन्वेंट्री माइनस कर भी दो तो पहले नीचे वो फिगर भी तो बढ़ गई ना उस हिसाब से ही, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने से एक अमाउंट बढ़ रही, हाँ बात उसकी सही है वैसे एक हिसाब से, वो कह रहा है कि जी क्विक एसेट्स के अंदर तो इन्वेंट्री नहीं रहनी, बात बच्चे ने बारीक कर दी है, वैसे मैं नहीं सोच रहा था ऐसे। क्या कह रहा है वो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री करते हैं ना। अब करंट एसेट्स के अंदर 50 रुपए बढ़ गए हैं, कैश हो चाहे डेटर हो, और इन्वेंट्री सिफर हो गई है, सिफर हो गई है, ठीक है ना। अब इन्वेंट्री जो माइनस होनी थी वो तो माइनस हो ही नहीं रही, तो करंट एसेट्स तो बढ़ गए 50, सही तो कह रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं हर बार मैं ही सही हूं। तो 50 से न्यूमिरेटर बढ़ गया, नॉमिनेटर पे कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर न्यूमिरेटर बढ़ने से रेशो किधर गया, लास्ट नॉर्मल क्लास ही नजर आ जाती है बार बार जी, इन करीज। हाँ जी थर्ड, ओके जी ब्रेक करते हैं, 15 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। सुन लें प्लीज, सुन लें इधर, ये लास्ट नॉर्मल क्लास ए हमारी कंक्लूड हो गई है, इसको आप अपलोड करवा दें, ठीक है ना। तो बी जो है, हाँ मैं लिखने देता हूँ, बी जो है अब इसके बाद शुरू करते हैं, बंद कर दें आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी बी पार्ट स्टार्ट करते हैं जी अपनी लास्ट नॉर्मल क्लास का, देखें कब कहाँ तक जाता है, ए बी सी डी एफ जी एच, पूरी एबीसी होती है नहीं होती, देखते हैं। अच्छा जी ये क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से ट्राई कर लेना चाहिए आपको, इस पे बहुत ज़्यादा हमने बहस कर ली थी, ठीक है। और स्पेसिफिकली इसमें जो मसला हो वो मसला अब कल की क्लास में मौका है, आप वो स्पेसिफिक पॉइंट पूछ लीजिएगा, इस पॉइंट की फ़लाँ चीज़ के अंदर हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। उसूल यही लगाना है, जहाँ कहीं फंस जाओ, एक आधे में जाके फंसोगे, उसके अंदर सिर्फ ये कर लेना, शायद जैसे वो आखिरी पॉइंट में उन्होंने कहा है कि फिक्स एसेट हमने गेन पे बेचा है, तो उसकी शायद समझ ना आ रही हो, बल्कि वो मैं आपको बता ही देता हूँ। डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन, अगर ये काम किया है तो ये 5वीं रेशो के अंदर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो उसके लिए आपने ये कर लेना है। देखें नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की रेशो ये पड़ी हुई है,
ठीक है। अब इसमें ऊपर पीबीआईटी पड़ा है और नीचे नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट वो कह रहे हैं गेन पे बिका है, ठीक है। तो ऐसे ही अज्यूम कर लें, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल ले रहा हूं कि हमने 30 रुपये रिसीव किए और जो एसेट था वो 25 रुपये, बुक वैल्यू मैंने लिख दी, 25 रुपये का वो एसेट बिका था, ठीक है। नजर आ रहा है ये सबको, ग्रीन वाला कलर। हमने कैश रिसीव किया 30 रुपये का और जो एसेट बिका है उसकी बुक वैल्यू थी लेट से 25 रुपये, तो फिर 5 का क्या आ गया, गेन। ऐसे कोई भी डाटा ले सकते थे, मैंने ये डाटा ज्यूम कर लिया मिसाल के तौर पर। अब नॉन करंट एसेट्स में से क्या क्रेडिट हो रहा है, बोलो। नॉन करंट एसेट्स वही पीपीई में से क्या क्रेडिट हो रहा है, 25। बोलो 25 क्या हो गया है, जाग ही रहे हो ना, ये ब्रेक में सो के तो नहीं आ गए जी भाई। पीपीई को क्रेडिट हो रहा है 25, मतलब एक एसेट 25 का चला गया, उसके अगेंस्ट कैश आया और गेन 5 का बना। अब अगर हम अपनी इस नॉन करंट एसेट वाली रिटर्न नॉन करंट एसेट वाली रेशो को देखें तो इसमें न्यूमरेटर के अंदर +5 होना है, ऐसा ही है, +5 होगा और डिनोमिनेटर में -25। कोई भी डाटा ले सकते थे ना आप, कुछ भी ले लें भाई, कुछ भी ले लें आप, ठीक है। अगर आपने गेन शो करना है तो कोई अमाउंट तो यहां से भी निकालेंगे और फिर कुछ ना कुछ गेन आ रहा होता है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में भी चेंज आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी, लेकिन अगेन ये बराबर नहीं है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। आप देखो ज्यादा चेंज किस तरफ आ रहा है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो रेशो बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगा। इसका आंसर चेक कर लो, जाके चेक कर लो इस एक का आंसर। ये कौन से वाले का है, ये 5th का ई पार्ट था, 5th का ई पार्ट। इसका आंसर मैंने क्या बोला, लिख ही देता हूं, ठीक है बेटा। बेटा वो क्या गलती है बताओ, इस पॉइंट का वो पॉइंट बताओ ना। देखो मैंने 2 तो कर दिए हैं, बस सही है, उसको छोड़ दें, वो पुराने हिसाब से होगा, छोड़ दें। नो इफेक्ट लिखा हुआ है नहीं, अच्छा जी, मेरे ख्याल में सारा सवाल कर लेते हैं फिर फटाफट। चलें, अब ये सवाल बात तो पूरी शुरू हो ही गई है। डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट अ गेन ऑफ अब वो 5 एग्जांपल में आ गया ना, अब चलो ये तो कर लें, ठीक है। हाँ भाई, 5 रुपए का गेन आया है। जीपी रेशो के अंदर जीपी ओवर सेल होती है, ना सेल ना जीपी, इससे तो किसी चीज को इम्पैक्ट नहीं डाला, नो इम्पैक्ट। नेट प्रॉफिट में तो गेन ऐड होता है ना, लेकिन सेल में कुछ नहीं बढ़ा। अब नेट प्रॉफिट ओवर सेल है तो नेट प्रॉफिट में न्यूमरेटर बढ़ गया तो रेशो भी बढ़ गई। करंट रेशो, करंट एसेट्स में कैश आया होगा, करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं हुआ होना, क्या ख्याल है आपको जी? हमने तो उधार पे बेचा है फिक्स एसेट को, तो फिर डेटर बढ़ गया होगा, रिसीवेबल बढ़ गया होगा, करंट एसेट बढ़ा है, ठीक है। और दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट कम हुआ है, 5 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, हो गया ऐसे। अब करंट एसेट बढ़ रहे हैं लेकिन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, तो फर्क कहां पड़ रहा है, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो फिर रेशो भी जगह कम नहीं होगी थोड़ी सी, चलो गुजारा करते हैं। ये समझ आ रही है, थोड़ी जगह बना ली हमने। अच्छा जी, उसके बाद स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक। हाँ, फिक्स एसेट ने कम होना है और दूसरी तरफ गेन ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, जो जीपी के बाद आना है। तो ना कॉस्ट ऑफ सेल को इम्पैक्ट दे रहा था ये, ना स्टॉक को इम्पैक्ट दे रहा था ये वाला जो काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और नो इफेक्ट। ये सवाल पूरा ही कर लेते हैं ताकि यही सोल्यूशन फाइनल हो जाए, ठीक है। उसके बाद जी रिटर्न ऑन हो गया। क्विक रेशो, क्विक रेशो वही काम, करंट रेशो क्यों बढ़ी है, करंट एसेट बढ़ गए थे और करंट एसेट में स्टॉक का तो इंपैक्ट था ही नहीं, इसमें है ही क्या, या कैश या डेटर, तो क्विक रेशो भी बढ़ जानी है, सीधी सी बात है, इंक्रीज। ठीक हो गया जी। चलें चलें अब जल्दी करें, अब 2 पॉइंट्स रह गए हैं। मैं तो कहता हूं कि आप पहले पॉइंट 3 देखें, क्योंकि पॉइंट 3 बिल्कुल वैसा है जैसा ऊपर वाला पॉइंट 1 था।
0.1 के अंदर था, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, 0.2 में हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। पॉइंट मैंने वो भी समझा दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट 3 के अंदर बस डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बजाय सेल को डेबिट करना है, ठीक है। सिर्फ ये भाई फर्क है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। वहां पे पुराने वाले हिसाब से सोल्यूशन बना हुआ है, लेकिन अब इस दफ़ा ICAP ने जो चेंज किया है इस बात को, तो फिर हमने भी इसको पढ़ना अब चेंज कर दिया है, इस दफ़ा से जो चेंज ICAP ने कर दी है, ठीक है ना। जी, रिकवर किया डेटर बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। ये वाला काम, सेल डेबिट होनी है, ठीक है। 10%, यही अज्यूम कर लो 10%, 10 रुपए बनता था। आपको जी 200 का 10% बनता, छोड़ो यार, अब क्या ले लो, फिर 100 ले लो और 10 लिख लो। मैं तो कह रहा हूं एक एंट्री हुई पड़ी है बस, ठीक है, एक फिगर ही चाहिए ना हमें। अब सबसे पहली रेशो कौन सी है जी? जीपी रेशो। जी, जीपी रेशो में सेल कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कोई नहीं हिल रही, ठीक है। तो चेक करो ना, चेक करो, जीपी ओवर सेल है, सेल को डेबिट कर रहे हो यानी सेल को कम कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशो भी कम नहीं हो जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो। पॉइंट कौन सा है? 3 है 4 है? हाँ 3, तो क्या हो गया जी? इंक्रीज। क्या बेटा? सेल्स ही को तो कम किया, और किसको कम किया? जीपी भी कम हो रहा है यार, देखो कम कर लेते हैं, एक और इफेक्ट भी था ना, ठीक है। कमी किस तरफ जा रही है? सही कह रहा है, इंपैक्ट ले लो, हो सकता है आंसर गलत हो जाए। कितनी एग्जांपल ली है हमने? सेल कितने से बढ़ी है, सेल कितने से कम हुई है? 10 से, तो 490 हो गया। अगर सेल 490 हो जाए, यहां पर मिटा लेते ना इस जगह पे, यार कितनी देर लगाओगे? दूसरे वाला लेते हैं, रबर दूसरा लेते हैं, कुछ और ही ना उड़ा दे ये। अच्छा, थोड़ा सा उसने खतरा लाहक हो गया था। अच्छा जी हाँ भाई, सेल 490 पे आ गई हमारी एग्जांपल के मुताबिक, कॉस्ट ऑफ सेल पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। 290 से कॉस्ट ऑफ सेल वो उतनी की उतनी आ गई, तो 200 हो गया। जीपी रेशियो निकालो। देखो दोनों चीजें तो चेंज हो नहीं रही थी सेम तरफ के, जीपी हिले ना, जीपी तो हिल रहा था क्योंकि सेल कम हो रही थी। अब न्यूमरेटर में फिगर कम पड़ी है, डिनोमिनेटर में फिगर ज्यादा पड़ी है, सेम अमाउंट से दोनों तरफ कमी आ रही है। देखना ये पड़ेगा, सेम अमाउंट से सेल कितने से कम हुई? 10 से, और जीपी भी एग्जैक्ट कितने से कम हुआ? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का तो कोई असर नहीं था। अब 10 रुपए न्यूमरेटर में भी और 10 रुपए डिनोमिनेटर में भी। अब कम वाली साइड कौन सी है? तो फिर हमें छुपा लेना चाहिए था इधर हाथ, 500 को छुपा लिया हमने सिंपल, ठीक है। अब 10 रुपए से न्यूमरेटर बड़ा है तो रेशो को भी बढ़ना चाहिए था। अच्छा जरा बता दो वैसे भाई, देखो मेरी बात सुनिए, एक मिनट, कम हो रही है। अच्छा सॉरी, ठीक है, मैं बढ़ा हुआ समझ रहा था जी। सुने, सेल 10 से कम हुई, जीपी भी 10 से कम हो, कोई बात नहीं, उसूल ही बदलना है ना, ठीक है। अब लोअर साइड 210 है, इसको छुपा लो। अब 210 से न्यूमरेटर कम हुआ तो रेशो भी कम होनी चाहिए थी, ठीक है, वो गलत लिखवाया। अब यहां पे आजमा लिया हमने, इसको आजमा ले, जीपी ओवर सेल। जी बोलो, पहले कितना था? 42, तो डिक्रीज। क्या मानना पड़ेगा? जी बोले नेक्स्ट। अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन में नेट प्रॉफिट कम हुआ है कि नहीं हुआ? जब जीपी 10 से कम हुआ है तो नेट प्रॉफिट भी 10 से कम हो गया, और सेल भी 10 से कम हुई, वही डायरेक्ट इंपैक्ट, वही सेम इंपैक्ट पढ़ने। नेक्स्ट, करंट रेशो, डेटर
से पैसे आए हैं, लेकिन ये देखना है कि कितनी अमाउंट से आए हैं। हमने 200 रुपया रिसीव करना था, रिसीव कितना किया 190, तो हमारे करंट एसेट्स 200 से कम हुए और 190 से बढ़े, तो नेट में 10 से कम ही हो गए ना पहले से, तो ठीक है। अब करंट एसेट्स 10 से कम हो गए, करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, न्यूमरेटर कम हुआ तो रेशो भी आजमा लो, वैसे चेक कर लो, ये तो फिर गलती होगी, डिक्रीज है। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी होती है। अब देखो इधर, देखो इधर, देखो देखो देखो, सेल हिली है और जीपी हिला है, कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई असर नहीं आया इसका, ना कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई असर आया है, ना स्टॉक पे कोई असर आया है, तो इसका मतलब ये समझ आया। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, पीबीआईटी है। हाँ, पीबीआईटी, सेल 10 से कम हुई थी तो नेट प्रॉफिट भी 10 से कम हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया, तो रेशो भी बड़ा डिक्रीज 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 ही आ गया। पता नहीं अल्लाह के अगला ना हो डिक्रीज। क्विक रेशो, करंट रेशो एक जैसी ही है, ठीक है। तो डेटर और कैश दोनों ही क्विक है ना, इन्वेंट्री का तो चक्कर ही कोई नहीं है, तो वही 10 वाला उसूल यहां भी लग गया। ओ यार, सभी डिक्रीज। पॉइंट नंबर 4, ऑफर अच्छा, ये वाली बातें समझ उसी को आनी थी जिसने रेशो का टॉपिक पूरा पढ़ा होता ना, वर्किंग कैपिटल के अंदर सारी डिस्कशन हुई थी ना, ठीक है। ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, ऑफर कर रहे हैं, निगोशिएट नहीं कर रहे, मतलब हम दे रहे हैं 90 दिन का क्रेडिट सेल के लिए, उधार पे सेल करने के लिए 90 दिन का टाइम दे रहे हैं, विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन्स। एग्जिस्टिंग मार्जिन्स का मतलब क्या है, अगर सेल बढ़ती है ना तो एग्जैक्ट उसी परसेंटेज से कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ती है, तो जीपी रेशो पे कोई चेंज नहीं आएगा। चेक कर लो, चेक करते हैं मिसाल के तौर पे। कोई जी यार, इसको थोड़ा सा इधर ना ले जाएं, जिधर मर्जी ले जाएं, साडा की है, तुसी मेरे ख्याल सिर्फ रेशो ही करनी है, आज कर लेते ट्राई आज वैसे इसको, चलो रह क्या गया। अच्छा जी भाई, सेम मार्जिन का मतलब ये है कि आप किसी अमाउंट से सेल बढ़ाएं जी। आपने ये जो क्रेडिट पीरियड अलाउ किया ना ज्यादा, इससे एक तो डेटर्स ने बढ़ जाना है, वो करंट रेशो में जाके देखेंगे, वो कहता है जी उसकी वजह से ना सेल बढ़ गई है, लेकिन हमने प्रॉफिट परसेंटेज वही रखी है। कोई अमाउंट बताएं जी सेल बढ़ने की, 90, 100, 90 कर लेना, 100 के आप बिल्कुल 90। अब 90 सेल्स हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वही होगी जो पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। आप जीपी पहले निकालना चाहो जीपी पहले निकाल लो। मैं तो कहता हूं कि जैसे इस सेल में 90 ऐड हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ सेल में भी यही ऐड करो। अब मेरे पास नहीं थी फिलहाल कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशो, तो चेक कर लो, निकाल लो, वैसे डायरेक्ट भी निकलता है। अगर जीपी 42 है, 100 में से 42 निकालो तो कितना बचता है, 58। वो 58 फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल। 100 की सेल में से 58 कॉस्ट ऑफ सेल है, तभी तो 42। नहीं समझ आई ये बात? कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशो 58% है कि नहीं है? नहीं समझ आ रही तो निकाल लो। पहले जो सेल है और कॉस्ट ऑफ सेल है 290 बटा 500 करो, सारे करो 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 करो, 290 बटा 500, 58%। क्या मतलब, 100 रुपए की सेल करें तो 58 उसमें कॉस्ट ऑफ सेल होती है, तभी तो 42 उसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यहां से ही पता लग रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट अगर 42 है तो उसका मतलब ये होता है कि 100 में से 42 जीपी है, तो फिर 58 कॉस्ट ऑफ सेल। अब मतलब ये हुआ कि 90 की अगर सेल हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, 58। तो लो 90 का 58, 52 बनता है। ये 52 कैसे आया जी, 90 का 58%। कैसे, जैसे ये 290 500 का 58% है ना, वैसे ही ये 52 90 का, क्योंकि उसने कहा था सेम मार्जिन से ही बढ़ना है।
सेल बढ़ी है तो जितने की नई चीजें बेची हैं प्रॉफिट मार्जिन सेम ही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी फिर उसी प्रोपोर्शन से बढ़नी थी। ठीक है, अच्छा जी, अब 590 हो गई टोटल सेल और कॉस्ट ऑफ सेल टोटल कितनी हो गई? 342 माइनस करो इसको, जीपी बताओ। 248, जरा परसेंटेज चेक करो। 248 की बदल ही नहीं सकती है, दोनों तरफ सेम परसेंटेज कितनी है देखो ना, यहां पर सेम ही तो परसेंटेज हमने बढ़ाई है, प्रोपोर्शन ही सेम रखा है, तो जीपी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह है एट एग्जिस्टिंग मार्जिन, सेल बड़ी है लेकिन एट एग्जिस्टिंग मार्जिन, के प्रॉफिट परसेंटेज हमारी बदली ही नहीं है। ठीक है ना, पहले भी हम 42% प्रॉफिट कमाते थे ग्रॉस प्रॉफिट, तो अब भी 42% ही है, इसलिए जीपी रेशो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छा, अब जीपी के अंदर होता क्या है? जीपी और सेल, अब आप कहोगे कि जी अमाउंट तो सेम नहीं थी, भाई माना अमाउंट सेम नहीं थी, ठीक है, लेकिन परसेंटेज तो सेम थी ना, सेम मार्जिन, रेशो सेम रखी, प्रोपोर्शन सेम से ही बढ़ना था, तो जब सेम प्रोपोर्शन से ही बढ़ना था तो फिर इसीलिए तो उसकी रेशो के अंदर कोई चेंज नहीं आई। अमाउंट सेम होती तो फिर तो चेंज आ जाती रेशो के अंदर। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। ठीक है, एट एग्जिस्टिंग मार्जिन, तो भाई फिर पहला काम, पहली रेशो के अंदर क्या असर पड़ा? नो इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? नेट प्रॉफिट तो वैसे ही रहे 248 में से 248 में से 110, ये नहीं बढ़ा, तो यही तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाती थी भाई, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए, दुकान वही इस्तेमाल हुई जिसका किराया इसमें पड़ा हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, स्टाफ वही इस्तेमाल हुआ जिसकी सेलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज उनकी इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ी हुई है। तो इसी को कहते थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाए, जीपी तो नहीं आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही यूज हो गया, आपने अपने उसको क्या कहते हैं ऑपरेशन लेवल को बढ़ा दिया, तो उस वजह से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हुआ। हो ही नहीं सकता था कि जीपी सेम हो, नेट प्रॉफिट सेम हो, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई इंक्रीज उसने नहीं बताया हुआ। तो जीपी बढ़ा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम रहे हैं, इन क्वांटिटी में तो बढ़ गया ना, आप चेक कर लो 130, अब 138 को 590 से करके चेक करो, डिवाइड 23 बढ़ गया ना। ठीक है, तो ये इकोनॉमी, ये सबसे टेक्निकल थी वैसे रेशो। ठीक है ना, इसको देखना। बहरहाल इंक्रीज आप लिख सकते हो, इंक्रीज के आगे छोटा सा ब्रैकेट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपने समझने के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की समझ आई है? रेड वाली भाई, तो रेड और ब्लैक वाले यार ये 52, 90 रुपए की चीजें बेची हैं, उनकी कॉस्ट कितनी थी? 52। अब कहोगे ये कॉस्ट कैसे निकाली है? ठीक है, तो मैंने कहा जी अगर 500 में 290 की कॉस्ट, 290 कॉस्ट ऑफ सेल थी ना 500 गुड्स की, और 500 चीजें बेचें तो फिर 290 रुपए उसकी कॉस्ट पड़ती है, ये 58% है। तो 90 रुपए की चीजें बेचें तो इसका भी 58% कॉस्ट ऑफ सेल है ना, मार्जिन सेम है, तो वो इस तरह से निकाला था। 52 पर देखो तो 19 to 58%। सही है, चलो हाँ जी, इंक्रीज हो गया, ये बड़ा जबरदस्त था। एक पे नो इफेक्ट, दूसरे पे इंक्रीज। तीसरी कौन सी बला है? करंट रेशो। यार डेटर्स को टाइम ज्यादा दोगे तो डेटर्स कम हो जाएंगे ना, डेटर बढ़ेंगे। उधार पे चीजें बेचे जा रहे हो तो डेटर ही बढ़ने हैं। वो बैड डेट तो बाद में उसने इंटरप्रिटेशन ही मांगी हुई। फिलहाल मसला ये कि करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, ये स्टेप उठाने से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? इंक्रीज, डिनोमिनेटर में इंक्रीज कोई नहीं है, तो फिर रेशो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर। हाँ जी, सोच लो, सेल बढ़ी है, वो तो इस रेशो में यूज नहीं होती। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, हाँ यूज होती है। चलो अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल तो बढ़ गई, दूसरी तरफ से स्टॉक, ये चीजें बिकेंगी तो स्टॉक में से निकलेंगी या पड़ी रहेंगी? अच्छा, अब स्टॉक टर्नओवर है तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय स्टॉक है,
स्टॉक कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, तो भी तो सुकून हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो फिर ये रेशो भी बढ़ जाएगी। वो स्टॉक टर्नओवर वैसे भी यही कहते थे ना, चीजें बिकनी ज्यादा बार बिकी हैं तो उधार पे चीजें बेची, सेल बढ़ गई, सेल बढ़ी है तो स्टॉक टर्नओवर बढ़ा ही है ना। बहरहाल छोड़ो इस बात को, अपने असूल से क्या जी, इंक्रीज। बड़ी गल है जी, नो इफेक्ट के बाद इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, नेट प्रॉफिट बढ़ गया, एसेट पे, फिक्स एसेट पे कोई असर पड़ा नहीं, तो ऊपर न्यूमरेटर बढ़ गया, इंक्रीज। और इंक्रीज पीबीआईटी ओवर एसेट्स है ना, नेट प्रॉफिट बढ़ा नहीं है। थोड़ी देर पहले देखो, देखो इंक्रीज होना है, नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या होना है, इंक्रीज। नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो फिर रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़ गया। लास्ट है क्विक रेशियो, इन्वेंट्री कम हो रही है, उससे भी बड़ी बात दूसरी तरफ डेटर बढ़ रहा है तो क्विक एसेट तो और बढ़ गए, ठीक है, इंक्रीज। चलें जी, ये इस तरह से अब आप पिच कर विच कर ले लें, ये सोल्यूशन है। बुक वाले सोल्यूशन को